नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रूपाली रिछारिया, पीजीटी इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भौरी। आज मैं आपसे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र की फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, उसके बारे में चर्चा करूंगी। बच्चों, यदि हम किसी समाज के परिदृश्य के बारे में सोचें या बात करें तो हम देखते हैं कि समाज में जितने भी लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं, उनको रोजमर्रा की दैनिक आवश्यकताओं में वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है। वस्तुओं में उन्हें जैसे भोजन है, फूड, क्लोथिंग, कपड़े हैं, शेल्टर की आवश्यकता होती है। सेवाओं में जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो सड़क परिवहन, यातायात की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह दूर जाने के लिए, या जो वायु मार्ग से जाने के लिए वायुयान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भी और कई सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे डाकतार सेवाओं की आवश्यकता होती है, बीमा, बैंकिंग आदि सेवाओं की आवश्यकता होती है। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं सभी रोजमर्रा में कुछ ना कुछ सभी को आवश्यकता रहती है। और ये आवश्यकता जो होती है, जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है उस जन्म से उसकी आवश्यकताएं प्रारंभ हो जाती हैं। हम देखते हैं आसपास यदि हम देखते हैं तो ये कोई खेतीहर किसान यदि है तो उसके पास हम देखते हैं कि उसकी क्या क्या आवश्यकता होती है। तो उसके पास एक भूमि का टुकड़ा होता है, उस पे उसके कृषि करने के लिए कुछ औजारों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उसके पास जो एक जोड़ी बैल हो सकते हैं उसके पास। इसके अलावा उसके पास कृषि में काम करने के लिए मजदूरों के रूप में मजदूरी करने के लिए फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं। एक बुनकर का हम देखते हैं, उदाहरण लेते हैं तो बुनकर के पास क्या क्या आवश्यकता होती है। तो बुनकर को जो आवश्यकता होती है उसके पास धागा होना चाहिए और उसके बुनाई के औजार होने चाहिए, कपास होने चाहिए इत्यादि। एक स्थानीय स्कूल में यदि कोई शिक्षिका काम कर रही है तो उसकी क्या क्या आवश्यकता हो सकती हैं। उसकी आवश्यकताएं, उसके पास पढ़ाने का कौशल होना चाहिए और उसके पास जो पढ़ाने के लिए सहायक सामग्री होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड, डस्टर, चौक इत्यादि। या फिर आजकल की बात करें तो डिजिटली जमाना हो गया है तो आप उसके पास स्मार्ट बोर्ड आदि हो सकते हैं। और जो खेतीहर, इसके अलावा जो श्रमिक है, श्रमिक की यदि हम बात करें तो श्रमिक को इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना श्रम का त्याग करना पड़ता है, अपना श्रम प्रदान करना पड़ता है। हम देखते हैं इन सभी उदाहरणों में हमने देखा कि सभी की कुछ ना कुछ आवश्यकता होती हैं और हर व्यक्ति जो है वो अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने स्वयं के द्वारा उत्पादन से नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि पूरा जो समाज है वो सामूहिक रूप से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, जिससे पूरे समाज की पूर्ति होती है। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके पास कुछ ना कुछ संसाधन होते हैं। जैसे कृषक है, खेतीहर किसान है तो वह अपना अनाज का उत्पादन करता है। अनाज के उत्पादन का एक भाग वो बाजार में बेचता है और उसके बदले वो अन्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है विनिमय के बदले में। या फिर हम जैसे बुनकर की हमने बात की तो बुनकर अपना जो भी उत्पादन करता है, कपड़ा बनाता है, वो अपना बाजार में बेचकर और अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। एक शिक्षिका है, जो शिक्षिका अपने सेवाएं देती है, सेवाओं के बदले उसे जो वेतन मिलता है उसके बदले में अपने परिवार की आवश्यकता और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। किंतु एक श्रमिक जो रहता है उसके पास इस प्रकार का किसी प्रकार का संसाधन ना होने से वो स्वयं मजदूरी करके कमाता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और हमने देखा कि आवश्यकताएं जो होती हैं बच्चों वो असीमित होती हैं, इच्छाएं हमारी अनंत होती हैं। एक इच्छा की पूर्ति होती है और तुरंत हमारी दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो आवश्यकताएं असीमित होती हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए संसाधन हर व्यक्ति के पास कम होते हैं। एक तो सीमित होते हैं, दूसरा संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। और यहीं से चयन की समस्या प्रारंभ हो जाती है, चुनाव की समस्या, और यही अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्या कहलाती है। तो आर्थिक समस्या एक प्रकार से चयन की समस्या है, चुनाव की समस्या है। क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं असीमित है और हमारे पास जो संसाधन है वो कैसे रहते हैं, सीमित रहते हैं। इसके अलावा उनके प्रयोग कैसे रहते हैं, वैकल्पिक रहते हैं। एक इच्छा, हमारी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें दूसरी आवश्यकता का
त्याग करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है या खेतीहर जो किसान है, वो अपने बड़े घर का यदि सपना देख रहा है कि मैं बहुत अच्छा बड़ा घर लूं, तो उसे हो सकता है कुछ एकड़ भूमि, वो यदि कृषि वाली भूमि खरीदना चाह रहा है तो उसका त्याग करना पड़ सकता है। इसी प्रकार यदि वो सोचता है कि मैं बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा यदि प्रदान करूं, उच्च शिक्षा प्रदान करूं, तो हो सकता है उसे अपनी जो लग्जरियस लाइफ है, अपनी जो भौतिक सुख सुविधा वाली जीवन है, उसका त्याग करना पड़े। तो एक आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए हमें कुछ आवश्यकताओं का त्याग करना पड़ता है, और इसी से चयन की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा जो है पूरा समाज जो है सामूहिक रूप से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। जैसे मान लो किसान है, वो गेहूं का उत्पादन कर रहा है, तो वो जितना भी समाज में किसान है, वो जितना भी गेहूं का उत्पादन करते हैं वो समाज की मांग के बराबर होता है। और यदि वो समाज की मांग से कम उत्पादन कर रहे हैं सामूहिक रूप से, तो फिर हो सकता है कि दूसरे वस्तु के उत्पादन में जो संसाधन लगे हैं वो शिफ्ट होके गेहूं के उत्पादन में लग जाएंगे। इन्हीं को कहते हैं संसाधनों का आवंटन या संसाधनों का विनिधान। संसाधनों को उत्पादक कार्य में लगाना ही संसाधनों का आवंटन कहलाता है। तो ये हमने हमारे आसपास एक परिदृश्य देखा, हमने एक समाज के बारे में बात की कि किस प्रकार से समाज में जो जन्म लेते ही व्यक्ति की आवश्यकता प्रारंभ हो जाती है, वो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने अपने संसाधनों का प्रयोग करता है, और आवश्यकताएं असीमित होती हैं, लेकिन संसाधन सीमित होते हैं और दुर्लभ भी होते हैं। इसके अलावा संसाधन वैकल्पिक भी होते हैं, तो इस प्रकार से उसको चयन की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये तो समाज का एक छोटा सा परिदृश्य था। अब हम आगे जो पूरी अर्थशास्त्र बच्चों पढ़ेंगे तो उसमें इसी प्रकार की समस्या सामने आएगी, और जो रियल इकोनॉमी है वो इससे दिस इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ इट, इससे कहीं अधिक जटिल है। अब हमने अर्थव्यवस्था, सिंपल इकोनॉमी की बात की है, ऐसी ही होती है अर्थव्यवस्था। कई बार जैसे हम अभी अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो कई बार बच्चे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर नहीं कर पाते हैं। बच्चों, अर्थव्यवस्था अलग है और अर्थशास्त्र अलग है। अर्थव्यवस्था एक संरचना है, एक ढांचा है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेक्स प्लेस। अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियां जैसे उपभोग है, उत्पादन और विनिमय संचालित होती हैं, जबकि अर्थशास्त्र एक विषय है जिसके अंतर्गत हम ये सारी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच में डिफरेंस होता है। अर्थव्यवस्था किसी क्षेत्र विशेष की बात होती है, जबकि अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में हम पढ़ते हैं। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार प्रारंभ करने से पहले अर्थव्यवस्था की मैं डेफिनेशन आपको बताना चाहती हूँ। अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहली होती है केंद्रीकृत योजनाबद्ध या समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको कि इंग्लिश में सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियां जैसे उत्पादन, उपभोग और वितरण आदि से संबंधित समस्त निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीकृत अधिकारी के द्वारा लिए जाते हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था या केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट और सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी। उसके द्वारा सारे जो है उत्पादन कितना होगा, उपभोग कितना होगा, वितरण किस प्रकार से होगा, सारे निर्णय जो है सरकार लेती है, या जिसको कि केंद्रीकृत अधिकारी कहेंगे वह लेती है। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें चूंकि वो समाज प्रधान होती है, इसलिए सरकार जो होती है वो अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए काम करती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकार निर्णय लेती है तो वो लाभ कमाने के लिए कोई निर्णय नहीं लेती है, उसका अंतिम उद्देश्य या अंतिम लक्ष्य अधिकतम सामाजिक कल्याण करना होता है। बच्चों, दूसरे प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है वो होती बाजार अर्थव्यवस्था, जिसको कि इंग्लिश में मार्केट इकोनॉमी कहते हैं, और इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो बाजार अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें समस्त आर्थिक गतिविधियां यथा उत्पादन, उपभोग, वितरण बाजार शक्तियों, मांग एवं पूर्ति के द्वारा संचालित होती हैं। क्योंकि ये जो बाजार अर्थव्यवस्था है इसमें ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट पर्सन्स। सभी निजी लोगों के, निजी पूंजीपतियों के हाथ में सारे उत्पादन के साधन होते हैं। तो
वो अधिकतम लाभ के लिए चूंकि काम करते हैं, तो वो वही चीज का उत्पादन करते हैं जिसकी मांग अधिक होती है मार्केट में। तो यहाँ पे मांग और पूर्ति जो शक्तियां होती हैं, जिन्हें बाजार शक्तियां कहते हैं, मार्केट फोर्सेस कहते हैं, वही शक्तियां काम करती हैं और उन्हीं के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कितना उपभोग होगा, क्या उत्पादन होगा और वितरण कैसे होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादन के संसाधन जो रहते हैं वो निजी व्यक्तियों के हाथों में रहते हैं। इसमें जो निजी व्यक्ति रहते हैं वो अधिकतम लाभ कमाने के लिए काम करते हैं, उत्पादन करते हैं और इनका अंतिम लक्ष्य भी अधिकतम लाभ कमाना होता है। बच्चों, तीसरी जो अर्थव्यवस्था होती है दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों साथ साथ काम करते हैं और समृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया को चलाते हैं। अधिकतर वस्तुओं के उत्पादन को बाजार शक्तियों की स्वतंत्र क्रिया पर छोड़ दिया जाता है, परंतु सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दृष्टि से सरकार नियंत्रण एवं विनियमन लागू करती है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों प्रकार की जो सरकार है और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं। बहुत सारी गतिविधियां जो बाजार शक्तियों मांग एवं पूर्ति के द्वारा संचालित होती हैं, लेकिन कुछ आर्थिक निर्णय जिसमें समाज कल्याण की बात आती है तो वहां पे सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, सरकार हस्तक्षेप करती है। जैसे कि हम हमारे देश का यदि उदाहरण लें तो हमारे देश में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि हमारे देश ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। और जब हम देखते हैं बाजार में कि बाजार में कोई चीज बहुत महंगी मिल रही है, तो यहाँ पर हमारे, क्योंकि हमारा जो समाज है वहाँ पे हर प्रकार के लोग निवास करते हैं। यहाँ पे जो है बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल भी रहते हैं, मिडिल क्लास पीपल रहते हैं, इसके अलावा हायर सोसाइटी भी रहती है। तो ये जो है इसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल हैं तो उनके कम से कम अति जो भोजन और कपड़े, भोजन की आवश्यकता, मतलब जिसके बिना जीवन नहीं जी सकते हैं, वो जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, तो यदि वो स्वयं से अपनी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते हैं तो फिर ये सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि वो अपनी इन आवश्यकताओं की उनको पूर्ति कराए। तो आपने देखा होगा कि वहीं पर जैसे गेहूं है तो मार्केट में बहुत जैसे महंगा मिलता है या बाजार के प्राइस पर मिलता है, और वहीं पे पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो राशन की शॉप आपने सुनी होगी, बफर स्टॉक हमने पढ़ा है 11th क्लास में। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से या राशन की शॉप से उनको वही बहुत कम दामों में जो बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल है उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस प्रकार ये अर्थव्यवस्था के प्रकार हैं तीनों: केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बच्चों, अर्थव्यवस्था के प्रकारों के बाद अब हम अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र जो होती है, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ यानी धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। वैसे जो अर्थशास्त्र होती है वो एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है जो मानव व्यवहार का अध्ययन करती है, और मानव व्यवहार का अध्ययन उसके पास सीमित संसाधन, सीमित और वैकल्पिक संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में करती है। वो इस प्रकार से करती है कि यदि वो मानव उपभोक्ता के रूप में कार्य करता है तो वो अपनी संतुष्टि अधिकतम करने का प्रयास करता है, यदि उत्पादक के रूप में कार्य कर रहा है तो वो अपना लाभ अधिकतम करने का प्रयास करता है, और इसके अलावा यदि वो समाज के रूप में काम कर रहा है तो वो अधिकतम सामाजिक कल्याण करने का कार्य करता है। अब बच्चों, इसकी दो ब्रांचेज हैं, अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस, देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, 2 शाखाएं होती हैं, एक होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरी होती है समष्टि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र देखते हैं, ये अर्थ और इसका परिभाषा। व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसको कि इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के शब्द माइक्रो एवं ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म। व्यष्टि से अभिप्राय अत्यंत छोटी इकाई 10 लाखवां भाग, अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध अध्ययन की सबसे छोटी इकाई से होता है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वैयक्तिक इकाइयों जैसे व्यक्ति, परिवार, उत्पादक, फर्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है।
प्रोफेसर चैम्बरलिन के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रूप से व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित है और इसका संबंध अंतरवैयक्तिक संबंधों से भी होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं। बच्चों, इसकी पहली जो विशेषता है वो है व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिक इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिक आय, व्यक्तिक उत्पादन एवं व्यक्तिक उपभोग आदि की व्याख्या करने में सहायक होता है। यह प्रणाली अपना संबंध समूहों में न रखकर इकाइयों में रखती है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिक समस्याओं का अध्ययन करते हुए समस्त अर्थव्यवस्था के विश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। दूसरा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है वो है सूक्ष्म चरों का अध्ययन। माइक्रो वेरिएबल्स यानी सूक्ष्म चरों का अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र की दूसरी विशेषता यह है कि यह छोटी छोटी इकाइयों या चरों का अध्ययन करती है। इसके चरों का प्रभाव इतना कम है कि इसके परिवर्तनों का प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक उपभोक्ता अपने उपभोग से तथा एक उत्पादक अपने उत्पादन से संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं कर सकता। तीसरा, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत अथवा मूल्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत वस्तु की मांग एवं पूर्ति की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ मांग एवं पूर्ति के द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण भी किए जाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की चौथी जो विशेषता है वो यह है कि यह पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चलता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहला जो बच्चों इसका महत्व है वो यह है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक। यदि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्वरूप की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें व्यक्तिगत इकाइयों की जानकारी ज्ञात करना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत उत्पादन के संयोग से ही सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति से संबंधित जानकारी ज्ञात की जा सकती है। जैसे यदि हम सूती वस्त्र उद्योग की देश में क्या स्थिति है, यह जानकारी, इससे संबंधित जानकारी हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले सूती वस्त्र की फर्मों की जानकारी ज्ञात करनी होगी, तभी हमें सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से समष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसका जो दूसरा महत्व है वो यह है कि आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं के निर्णय में यह सहायक होता है क्योंकि आर्थिक समस्याओं में मूल्य निर्धारण एवं वितरण की समस्या प्रमुख होती है। उत्पत्ति का प्रत्येक साधन अधिकाधिक परिश्रम प्राप्त करना चाहता है। इन समस्त समस्याओं के समाधान के निर्णय में व्यष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी रहा है। तीसरा, आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीति के निर्धारण में व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सरकार की आर्थिक नीतियों का अध्ययन इस प्रकार किया जाता है कि उनका व्यक्तिगत इकाइयों के कार्यकरण पर कैसा प्रभाव पड़ता है। चौथा बेटा जो इसका महत्व है, आर्थिक कल्याण की पूर्ति का निरीक्षण। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जहां व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत रहन सहन के स्तर की जानकारी प्राप्त की जाती है, वहीं सार्वजनिक व्यय एवं सार्वजनिक आय के प्रभावों की भी जानकारी प्राप्त की जाती है। पांचवा, व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक निर्णय में सहायक। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों जैसे फर्म, परिवार, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत आदि की समस्याओं पर उचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के दोष या सीमाएं। सबसे पहली इसकी जो सीमा है वो यह केवल व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल व्यक्तिगत इकाइयों का ही अध्ययन किया जाता है। इस विश्लेषण में राष्ट्रीय एवं देशव्यापी अर्थव्यवस्था का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरा इसका जो दोष है वो यह है कि अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र अवास्तविक मान्यताएं जैसे पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता व दीर्घकाल पर आधारित है, इसलिए इसे काल्पनिक भी कहा जा सकता है। तीसरा, व्यष्टि निर्णय समष्टि अर्थव्यवस्था के लिए अनुपयुक्त होते हैं।
व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों के अध्ययन के आधार पर निर्णय लेता है, लेकिन व्यवहार में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समूहों पर लागू करने से गलत निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि एक हम उदाहरण लेते हैं कि यदि हम एक पर्सनली एक व्यक्ति की बात करें तो बचत उसके लिए बहुत अच्छी होती है, किसी भी व्यक्ति के लिए बचत करना अच्छी बात होती है। लेकिन यही बचत हम सामूहिक रूप में यदि बात करें कि हम पूरी अर्थव्यवस्था में सभी लोग बचत करने लगे तो उस बचत से हमारी अर्थव्यवस्था पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि निवेश नहीं करेंगे लोग, निवेश नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं होगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था मंदी में जा सकती है। तो कई बार हम देखते हैं कि जो व्यष्टि निर्णय रहते हैं समष्टि के लिए अनुपयुक्त हो जाते हैं। चौथा जो व्यष्टि का दोष है वो है संकुचित अध्ययन। कुछ आर्थिक समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं हो सकता है, जैसे मौद्रिक नीति, राष्ट्रीय आय, रोजगार, राजकीय नीति, विदेशी विनिमय इत्यादि। पांचवा जो इसका दोष है वो ये अव्यावहारिक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम एवं सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित हैं, लेकिन जब पूर्ण रोजगार की मान्यता ही अव्यावहारिक है तो इस पे बने समस्त नियम एवं सिद्धांत भी अव्यावहारिक ही हो जाएंगे। बच्चों अब हम मैक्रो, अभी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स देखी। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है? व्यष्टि अर्थशास्त्र एक जो है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है, जैसे एक व्यक्ति है, उत्पादक है, फर्म है इत्यादि की ये अध्ययन करती है। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र, अभी हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के दोष, महत्व, विशेषताएं आदि देखी। अब हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र जिसको कि इंग्लिश में मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के मैक्रो से बना है, जिसका अर्थ होता है बृहद, होल, संपूर्ण, सामूहिक या व्यापक। क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स और वेरिएबल एज ए होल। एग्रीगेट्स का ये अध्ययन करता है, सभी चरों का, आर्थिक चरों का ये सामूहिक रूप से अध्ययन करता है। इसकी परिभाषा हम देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक ज्ञान की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों का, उनके व्यवहार एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। तो इसके उदाहरण हम इस प्रकार ले सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय का अध्ययन है, कुल रोजगार का अध्ययन है, कुल मांग एवं पूर्ति का अध्ययन है। तो ये इस प्रकार के जो अध्ययन होते हैं वो समष्टि अर्थशास्त्र में किए जाते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं बच्चों अब हम पढ़ेंगे। जो समष्टि अर्थशास्त्र की पहली जो विशेषता है कि यह विस्तृत धारणा इसकी होती है, यह विस्तृत धारणा पर आधारित होती है। इसमें छोटी इकाइयों को महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि इसकी सहायता से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्या का हल निकाला जाता है। अतः समष्टि प्रावेगिक अर्थव्यवस्था को महत्व देता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो ये है कि विस्तृत विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र में विस्तृत विश्लेषण को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की मौद्रिक एवं राजस्व नीतियों का अध्ययन किया जाता है, जो कि सामान्य प्रभावों को स्पष्ट करता है, तथा इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि इन व्यक्तियों तथा उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय का परस्पर प्रभाव समाज पर पड़ रहा है तो निष्कर्ष के रूप में अच्छा पड़ रहा है यदि प्रभाव, तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति पर इसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका पहला जो बच्चों महत्व है वो यह है कि जटिल समस्याओं के अध्ययन में सहायक होता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था अत्यंत जटिल अर्थव्यवस्था है। अनेक आर्थिक तत्व एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण की सहायता से पूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र आदि जटिल समस्याओं का अध्ययन हो जाता है। दूसरा, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक। सरकार का प्रमुख कार्य कुल रोजगार, कुल आय, कीमत स्तर, व्यापार के सामान्य स्तर आदि पर नियंत्रण करना होता है। समष्टि अर्थशास्त्र सरकार को आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायता पहुंचाता है। तीसरा जो इसका महत्व है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक।
क्योंकि ये समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक होता है, क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयां अपने विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता लेती हैं। जैसे कि हम मान लो राष्ट्रीय आय निकालने की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हमें प्रति व्यक्ति आय की गणना तो करनी होगी। जब तक देश के एक एक व्यक्ति की आय पता नहीं चलेगी, तब तक राष्ट्रीय आय किस प्रकार से निकलेगी। तो समष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन करते हैं उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक होता है। चौथा जो है वो आर्थिक विकास का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के संसाधनों एवं क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। राष्ट्रीय आय, उत्पादन एवं रोजगार के स्तर में वृद्धि करने के लिए योजनाएं बनाई तथा कार्यान्वित की जाती हैं, ताकि अर्थव्यवस्था का बहुमुखी विकास हो सके। पांचवा जो समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है वो मुद्रा मूल्य के निर्धारण में सहायक। मुद्रा के मूल्य निर्धारण के सिद्धांत की व्याख्या समष्टि अर्थशास्त्र में ही की जाती है, क्योंकि इसमें मुद्रा मूल्य के परिवर्तनों का संपूर्ण समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या की जाती है। समष्टि अर्थशास्त्र के दोष। तो लिमिटेशंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का जो पहला दोष है वो ये है कि समूह की संरचना को महत्व न देना। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समूह के आकार प्रकार का ही अध्ययन किया जाता है, न कि समूह की संरचना का। अतः समूह के आधार पर भविष्यवाणियां करना अथवा सुझाव देना तब तक सही नहीं है जब तक समूह की बनावट एवं उसके अंगों के स्वभाव तथा परस्पर संबंध की समग्र जानकारी हासिल न कर ली जाए। दूसरा इसका जो दोष है वो व्यक्ति की इकाई महत्वहीन है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति की इकाइयों की तुलना में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, लेकिन ऐसा करने से एक दोष उत्पन्न हो जाता है कि जिन छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों के योग से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दीवार खड़ी की गई है, उनके महत्व एवं अस्तित्व की उपेक्षा ही कर दी जाती है, जो सर्वथा अनुचित है। तीसरा जो इसका दोष है समष्टि अर्थशास्त्र का कि निष्कर्षों का व्यावहारिक न होना। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण मात्राओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन समूह के आर्थिक विश्लेषण के आधार पर निर्मित नीतियां कभी कभी गलत परिणाम दे देती हैं। अर्थशास्त्र का जो अगला दोष है वो समूह की इकाइयां व्यक्ति की इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती। समष्टि अर्थशास्त्र की अंतिम एक सीमा यह भी है कि समूह की इकाइयां व्यक्ति की इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं। पांचवा जो इसका दोष है वो ये है जटिल विश्लेषण। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से समष्टि आर्थिक विश्लेषण सरल लगता है, किंतु व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह विश्लेषण बहुत जटिल होता है।